नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों के खबरदार के लेंस से आपको दिखा देते हैं। भारत और चीन के टकराव पर सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि चीन की हवाई गतिविधियों पर काबू करने के लिए भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। आज तक आपको इस खबर के संवेदनशील डिटेल्स नहीं बताएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इतना जान लें कि चीन की किसी भी गतिविधि या हिमाकत का करारा जवाब सीधे आकाश में ही दे दिया जाएगा। इस बीच चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा है कि चीन एलएसी पर निर्माण बंद करे और वहां यथास्थिति में बदलाव की कोशिश ना करे, वरना दोनों देशों के संबंध बहुत खराब हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ चीन होगा। इन सब के बीच एक्सक्लूसिव खबर यह है, विक्रम मिस्री ने कहा है कि गलवान पर चीन के दावे गलत हैं। गलवान को लेकर चीन अपनी अलग ही दुनिया में है और उसने जमीन हड़पने के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। गलवान को लेकर चीन का नया रुख यह है कि वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर सिर्फ 100 से 150 मीटर आगे बढ़ा है और अब भी वो अपने दावे वाली सीमा से 800 मीटर पीछे है। यानी एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। लेकिन चीन के ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होने वाले। इसके साथ ही लद्दाख में पैंगोंग त्सो एलएसी पर भारत और चीन के बीच हो रहे टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों ने आज तक को बताया है कि वो पैंगोंग त्सो को टकराव का एक ऐसा मोर्चा मान रहे हैं जिस पर अभी कई हफ्तों तक संघर्ष चलता रहेगा। इस नीली झील को विश्वासघात से लाल करने के चाइनीज इरादों का विश्लेषण करेंगे। और अच्छी खबर, चीन एलएसी पर झूठ बोलता है और अपनी सेना की क्षमताओं को लेकर भी झूठी खबरें फैलाता है। पूर्वी लद्दाख में टकराव के बीच चीन की झूठ फैलाने वाली मशीनरी फुल स्पीड पर काम कर रही है। भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा 72 घंटे में पुल बनाने की खबर से चीनी सेना बेचैन हो गई है और उसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने अपने इंजीनियरों द्वारा 40 मिनट में 180 मीटर लंबा पुल बिछाने की झूठी खबर फैलाई। लेकिन हमने चाइनीज दावों में छिपा झूठ और प्रोपेगेंडा पकड़ लिया है। आज आपको बताएंगे कि चीन कैसे अपना झूठ सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए पुल बनाने की एक्टिंग करता है और तारीफें लूटने की कोशिश में लगा हुआ है। चिंताजनक खबर यह है कि देश के कई राज्यों में इस वक्त टिड्डियों का भयानक अटैक हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बाद अब टिड्डियों का दल दिल्ली पहुंच गया है। इस दल में टिड्डियों की संख्या करीब 60 लाख बताई जा रही है। आकाश में उड़ने पर इनकी लंबाई करीब 10 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 6 किलोमीटर तक। इतनी भारी संख्या में टिड्डियों के आने से कोई भी दहशत में आ सकता है। ये टिड्डियां कहां से आई हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से आज बताने जा रहे हैं। और जरूरी वीडियो असम और राजस्थान से आए हैं। वहां पर बाढ़ का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कोरोना की मार के बीच बाढ़ कुछ राज्यों को कैसे दहशत में डाल रही है, यह खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। खबरों के लेंस से खबरों को आपने जान लिया है, लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। शांति स्थापित करने की बातचीत और षड्यंत्र, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चीन बहुत समय से ऐसा ही करता चला आ रहा है। गलवान हो या पैंगोंग, देपसांग हो या डोकलाम, बार बार चीन एक षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आया है। इसलिए अब भारत ने चीन को सीधे सीधे समझा दिया है कि ये दोनों रणनीतियां एक साथ नहीं चलेंगी। चीन को एलएसी पर अपने कदम पीछे खींचने होंगे, वरना रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन होगा। भारत ने यह भी कहा है कि गलवान को लेकर चीन के दावे पूरी तरह से गलत हैं। ये शब्द चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री के हैं। इसके बाद भारत और चीन के बीच का कूटनीतिक तापमान और बढ़ गया है। दो कदम आगे, एक कदम पीछे, यही है चीन की कूटनीति।
हमेशा दूसरों की जमीन हड़पने के फिराक में रहता है। पड़ोसियों की जमीन पर लगातार अपने पंजे मारता रहता है चीन। गलवान, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग त्सो, देपसांग, ये मत समझना चीन की तुम्हारी हरकतें कोई देख नहीं रहा। भारत की नजर लगातार चीन पर है और अब चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने साफ शब्दों में चीन को समझा दिया है कि उसे एलएसी पर अपने कदम पीछे खींचने होंगे, वरना रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे। अगर चीन चाहता है कि भारत से संबंध सुधर जाएं, तो उसे एलएसी के अलग अलग इलाकों पर अपने झूठे दावे छोड़ने होंगे। पूर्वी लद्दाख में गलवान और पेंगोंग त्सो की भारतीय जमीन को हड़पने की इच्छाओं पर भी ब्रेक लगाना होगा। बीजिंग को यह संदेश दिया जा चुका है कि उसकी एक एक चाल पर भारत की पैनी नजर है। 5 मई की झड़प और 15 जून को हुए हिंसक टकराव के बाद पहली बार भारत ने चीन को इतने कड़े शब्दों में कूटनीतिक अनुशासन सिखाया है। विक्रम मिस्त्री ने कहा, ये पूरी तरह चीन पर निर्भर करता है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। चीन को इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। दोनों देशों में सैन्य टकराव ना हो, इसका एकमात्र उपाय ये है कि चीन एलएसी पर नए निर्माण तुरंत बंद करे। गुरुवार को भारत में चीनी राजदूत सुई वेइडोंग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि अब तनाव खत्म करने का दायित्व भारत का है। ऐसे में चीन को यह उम्मीद नहीं होगी कि भारत इस तरह एकदम साफ साफ संदेश दे देगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने विस्तार से चुन चुन कर चीन की चालाकियों को एक्सपोज किया। उन्होंने ये भी कहा, गलवान घाटी पर चीन के सारे दावे गलत हैं। इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दावा करने से चीन को किसी तरह का फायदा नहीं होने वाला। एलएसी पर यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिश का असर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर पड़ सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने उस सेक्टर में भी हरकतें की जहां कोई विवाद नहीं था। दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की कोशिशों में भारत ने हर बार पहले कदम आगे बढ़ाया, लेकिन चीन अपनी आदत से मजबूर है। कि चीन की जो नीति होती है, पॉलिसी, वो एक तो बहुत लॉन्ग टर्म होती है, बहुत पुरानी प्लानिंग उनकी चलती है और वो बार बार वही चीज़ अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं। जैसे हांगकांग या ताइवान या तिब्बत में देख लीजिए, वो अपने रुख से पीछे नहीं हटते। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करना और अपने पड़ोसियों की जमीन पर कब्जे करना चीन के लिए अब महंगा पड़ रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने कूटनीतिक घेराबंदी शुरू की है। चीन के बार बार मना करने के बाद भी रूस का भारत को हथियारों की सप्लाई जारी रखना और अमेरिका का एशिया में अपने जवानों की तैनाती का फैसला, ये सब चीन के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। अगर भारत की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहे, जहां रूस और अमेरिका दोनों उनके पीछे रहें, चाहे किसी तरीके से, और मुझे लगता है हमारी कूटनीति में ये पॉसिबल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम किसी एक मिलिट्री पावर के साथ जो चाइना को आइसोलेट करना चाहता है उसके साथ ना रह के अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करें, अपनी बायलैटरलिज्म मेंटेन करें। भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीति की बिसात बिछाई है और सैन्य शक्ति को चीन के मुकाबले के लिए एक्टिव किया है, इसके बाद ड्रैगन को चक्कर आ सकते हैं। दिल्ली से गीता मोहन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लद्दाख में पेंगोंग त्सो एलएसी पर भारत और चीन के बीच हो रहे टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों ने आज तक को बताया है कि वो पेंगोंग त्सो को टकराव का एक ऐसा मोर्चा मान रहे हैं जिस पर अभी कई हफ्तों तक संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी की यथास्थिति को बदलने की सबसे बड़ी चाइनीज कोशिश पेंगोंग त्सो में ही हो रही है। पेंगोंग में सैन्य तैनाती को लेकर जो तनाव है उसे डोकला में 70 दिन से भी ज्यादा समय तक चलने वाले तनाव जैसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गलवान को लेकर भी चीन ने विस्तारवादी सपने देखने शुरू कर दिए हैं।
गलवान को लेकर चीन का रुख यह है कि वो 100 से 150 मीटर आगे बढ़ा है और अब भी वो अपनी सीमा से 800 मीटर पीछे है। लेकिन चीन के ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होने वाले। ऐसा कोई पड़ोसी नहीं जिसकी जमीन हड़पने के लिए चीन ने अपने नाखून न निकाले हों। और अब भी चीन के अंदर विस्तारवाद का वायरस बहुत उछल कूद मचा रहा है। चीन गलवान घाटी को लेकर अपनी अलग ही दुनिया में है। गलवान पर अपना दावा करते हुए चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि वो अब भी अपने दावे वाली रेखा से 800 मीटर पीछे है। सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी की यथास्थिति बदलने के लिए गलवान को लेकर झूठे दावे शुरू कर दिए हैं। चीन इस एजेंडा पर है कि वो गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर सिर्फ 100 से 150 मीटर आगे बढ़ा है और इसके बावजूद वो अपनी सीमा से 800 मीटर पीछे है। यह बात 22 जून को दोनों देशों के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की बैठक में चीन की तरफ से कही गई थी। भारत ने फिर से एक बार यह साफ कर दिया है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कभी भी पार नहीं की और उसका उल्लंघन नहीं किया। हालांकि चीन की तरफ से स्टेटस को बदलने की कोशिश बार बार जारी है, चाहे वो गलवान घाटी हो जहां चीन का खुद मानना है कि वो अपनी क्लेम लाइन से महज 800 मीटर दूर है, या फिर फिंगर 4 इलाका हो जहां पर चीन ने परमानेंट बंकर बना लिए हैं। भारत का कहना है कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वो जगह है जहां 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। इस वजह से भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीन ने अपने मृतक सैनिकों की संख्या की घोषणा नहीं की है, लेकिन जमीनी सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चीन को भारी नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेंगोंग झील को लेकर टॉप कमांडरों के बीच चर्चा हुई थी। चीन ने भारत की सैन्य तैनाती को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि मई से पहले की यथास्थिति बनानी होगी। दोनों पक्षों के बीच ये समझौता हुआ कि सैन्य तैनाती कम की जाएगी, लेकिन चीन जैसे विश्वासघाती देश की तरफ से ये काम शांति और पूरी ईमानदारी के साथ होगा, इस पर सभी को शक है। सवाल यह भी है कि सैन्य तैनाती को कम करने का तरीका क्या होगा। सैटेलाइट तस्वीरों में जो दिख रहा है वो एकदम उल्टा है। चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पेंगोंग झील के किनारे लगातार बड़े पैमाने पर नए ढांचे दिख रहे हैं और 15 जून की खूनी झड़प वाली जगह पर भी नए निर्माण दिखने लगे हैं। ये है वो जादुई तस्वीर जो कि पूरी स्थिति को साफ कर देगी। हालांकि फौरन कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, मैं आपको नजदीक लेके जाऊंगा, आपके सामने खुद पूरी फिंगर 4 से फिंगर 8 की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अभी उस नक्शे को आप गौर से देखिए। 2 तस्वीरें हैं जैसे कि मैंने कहा। पहली तस्वीर है 27 मई की जो आपके सामने बिल्डअप है। आप ये देखिए फिंगर 4 के इलाके में, इसको बीच इलाका कहते हैं, फिंगर 4 का बीच इलाका। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ टेंट हैं, साथ ही साथ कुछ चाइनीज आर्मी की गाड़ियां हैं। लेकिन 27 मई यानी पिछला महीना खत्म होने तक बहुत बड़ी तैनाती चीन की इस इलाके में नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा नक्शा दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं कि तट के साथ साथ चाइनीज आर्मी ने सड़क बनाई हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ चाइनीज आर्मी के टेंट्स। इस इलाके को आप देखिए, ये चाइनीज आर्मी ने कुछ टेंट लगा रखे हैं, लेकिन अभी भी टेंटों की तादाद ज्यादा नहीं है। टेंट हैं लेकिन कम संख्या में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या चाइनीज आर्मी का एग्जैक्ट बिल्डअप इस इलाके में है, और फिर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से चाइनीज आर्मी जो है वो धोखा कर रही है। अब मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूं जहां पर चाइनीज आर्मी के बोट्स आपको नजर आएंगे। यहां पर इन्होंने एक जेटी बना रखी है, अपनी बोट्स को खड़ा कर रखा है, और मैं आपको कुछ देर में ये बोट्स कैसी दिखती है, मिलिट्री बोट्स हैं ये, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये इस इलाके में चाइनीज आर्मी ने अपनी मिलिट्री बोट्स तैनात की हैं, जो आपको अभी इस कैमरे पे नजर आ रही हैं।
एलएसी पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के पूर्वी हिस्से को कवर करने वाली सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह वहां चीनी गाड़ियां, तंबू और बोट्स की मौजूदगी है। चीन की अब कोशिश ऊंचे इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है, क्योंकि ये पोजीशंस युद्ध के दौरान विरोधी पक्ष पर बढ़त देती हैं। यहां से दूर तक नजर रखी जा सकती है। फिंगर 4 के ऊपरी इलाके में हरे और सफेद रंग के टेंट हैं, वहां पर भी चीन की सेना का कब्जा हो सकता है। भारतीय सेना भी उन जगहों पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रही है जहां चीन ने अपने टेंट और कैंप बनाए हैं और भारी तादाद में सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे पूर्वी लद्दाख के 832 किलोमीटर लंबे फ्रंट की परिस्थितियों के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दे चुके हैं। भारत लगातार चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है और देश का संदेश यही है कि चीन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी तरफ चीन की हरकतें बता रही हैं कि वो भरोसे के काबिल नहीं। गौरव सावंत के साथ अभिषेक भल्ला, लेह, आज तक। चीन एलएसी पर तो झूठ बोलता ही है, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी सेना की क्षमताओं को लेकर भी झूठी खबरें फैलाता है। पूर्वी लद्दाख में टकराव के बीच चीन की झूठ फैलाने वाली मशीनरी फुल स्पीड पर काम कर रही है और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की प्रतिक्रिया में झूठे वीडियो और क्लिप्स जारी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा, आज तक ने भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा 72 घंटे में बनाए गए पुल की खबर दिखाई थी और इसके सबूत भी दिखाए थे। इसके जवाब में चीनी सेना की फेक न्यूज फैक्ट्री ने अपने इंजीनियरों द्वारा 40 मिनट में 180 मीटर लंबा पुल बिछाने की झूठी खबर फैलाई है। ऐसी झूठी खबरों से आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। चीन एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो चाहता है कि चीन के लोगों को भरोसा दिया जाए कि चीन भारत से बेहतर है और दूसरी तरफ भारतीय लोगों को भ्रमित किया जाए। 40 मिनट में पुल बनाने के दावे का सच आपको बताने के लिए हमने रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट की मदद ली। वो सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषक हैं और उन्होंने 33 वर्ष तक भारतीय सेना में काम किया है। आज तक ने चीन द्वारा पुल बिछाने की तस्वीरों को जियो लॉकेट किया, यानी कि तस्वीर के जरिए लोकेशन और समय के डिटेल्स निकाले और इसमें यह पता चला कि चीन ने हाल फिलहाल में ये पुल नहीं बनाया है, बल्कि पुल बिछाने की प्रक्रिया शांतिकाल में की गई। लहासा के पास ब्रह्मपुत्र नदी के एक ट्रेनिंग एरिया में चीन अक्सर पुलों को बिछाने की प्रैक्टिस करता है। इसी निर्धारित ट्रेनिंग एरिया में 8 जून 2020 की सैटेलाइट तस्वीरों में एक पांटून पुल बनाने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में सपोर्ट वाहन लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पार्क किए गए। अलग अलग हिस्सों को जोड़कर पुल बनाया गया, तस्वीरें और वीडियो बनाए गए। नोट करने वाली बात तो यह है कि 3 जून और 13 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में यह पुल कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में संभावना है कि शायद पुल को नष्ट कर दिया गया होगा। इस जगह का पिछले 20 वर्षों से लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। बुनियादी जमीनी काम पहले कर लिया जाता है और फिर पुल बनाते हुए शूटिंग कर ली जाती है। चीनी सेना ये काम अपनी पीठ थपथपाने के लिए करती है ताकि चीन में सेना के प्रति देश प्रेम की भावनाएं बढ़ जाएं। लेकिन चीन के ये हथकंडे वैसे एलएसी पर चीन की दुखती रग है लद्दाख में भारतीय सीमा में तेजी से बन रही सड़कें। भारत तेजी से दौलत बेग ओल्डी तक सड़कें बना रहा है। इसके लिए झारखंड से 11,000 मजदूर एकदम फ्रंट लाइन तक भेजे गए हैं। इस मिशन में लगे मजदूरों से आज तक ने खास बातचीत की है। कठिन परिस्थितियों में सड़कों का जाल बिछाने वाले ये मजदूर भी एक तरह से सैनिक ही हैं और ये भी अपने खून पसीने से देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। सरहदों की सुरक्षा में इस समय हमारे सेना के सिपाही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सड़क बनाने की अहम भूमिका निभा रहे हैं दुमका झारखंड के ये कर्मवीर। ये वही लोग हैं जो दुमका झारखंड से अब लद्दाख में आए हैं और यहां पर सड़क बनाने की अहम भूमिका में लगे हुए हैं। चलिए हम सबसे पहले आप ही से बात करते हैं कि यहाँ पर कितना कठिन है सड़क बनाना और कहाँ सड़क बना रहे हैं आप? हम लोग जैसे कटिंग चल रहा ना सर, उसी में रोड बना रहे, कटिंग करे तब मशीन से हम लोग दीवार बना रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? दुमका से, दुमका जिला से।
आप? जी सर, दुमका झारखंड से हम लोग आए हुए हैं। ये रोड आरबीओ के काम में हम लोग कर रहे हैं। और ये रोड संगठन जो है सर, रोड का काम जो है, वो रोड का काम हम लोग कर रहे हैं बहुत साल से ही, मतलब कर रहे हैं। लगभग 2000 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं सर। सन 2000 से आप यहाँ पर रह रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। इन पहाड़ों को काटकर सड़क बनाना आसान नहीं है, सबसे कठिन काम है। एक पत्थर और दूसरा ठंड। कितना कठिन है यहाँ सड़क बनाना? कठिन तो है सर, लेकिन क्या करेंगे। सबसे ज्यादा कठिनाई क्या आती है सड़क बनाने में? कठिन है सर, ब्लास्टिंग, जो मतलब पत्थर तोड़ना है, उसके बाद रोड का काम होता है, सोलिंग मेटलिंग करना पड़ता है, वही काम है सर हम लोग का। अच्छा, क्या आप लोगों को ये बताया गया है कि इस समय ये सड़क बनाना कितना अहम है, खासतौर पर जब यहाँ से हम चीन की सीमा की बात करते हैं? हम लोग सब इंडिया के ही हैं, इसलिए हम लोग को गर्व होता है जो हम लोग सड़क बनाए, रोड बनाए। आपने तो यहाँ की गर्मी और सर्दी दोनों देखी है। हाँ सर, दोनों देखिए। और सर्दी में क्या तापमान रहता है? सर्दी में वही -10-11 के आसपास रहता है, अभी तो प्लस हो गया सर। कैसे फिर रहते हैं? जी सर, आदत हो गया, रहते हैं 2-3 साल हो गया इधर से, इधर ही रहते हैं। अच्छा, और कितनी तनख्वाह पाते हैं आप लोग यहाँ सड़क निर्माण के लिए? अभी है सर 15,900। 15,900 पहले महीने का? हाँ, महीने का। और कितने घंटे आप काम करते हैं? आपकी दिनचर्या क्या रहती है? जैसे हम लोग 8 बजे जाते हैं, 4 बजे छुट्टी हो जाता है। बीच में हाफ टाइम भी, खाने पीने का 1 घंटा मिलता है टाइम भी। तो ये हैं लोग जो झारखंड से आए हैं, दुमका से आए हैं, सड़क निर्माण के कार्य में, यहाँ पर सड़क निर्माण में लगे हुए हैं और बड़ी तत्परता से, बहुत तेजी से जो स्ट्रेटेजिक रोड्स है, जो बॉर्डर रोड्स हैं, वो यहाँ पर बन रही हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा तक। इसमें एक बात बहुत अहम है कि चीन उस 255 किलोमीटर लंबी डारबुक, श्योक, दौलतबेग, ओल्डी रोड से तो परेशान है ही, उस रोड के साथ साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सड़कें भी अब बन रही हैं। बना यही वीर लोग रहे हैं ताकि हमारे वीर सेनानी बिल्कुल वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सरहदों की सुरक्षा कर सके। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख, आज तक। भारत के खिलाफ एलएसी पर षड्यंत्र करने वाले चीन पर चारों तरफ से वार हो रहे हैं और कूटनीति के इस बॉक्सिंग रिंग में चीन पर सबसे ज्यादा पंच मार रहा है अमेरिका। अमेरिका ने चीन की तानाशाही पर जबरदस्त चोट की है। शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर ट्रंप प्रशासन ने वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद से चीन की हालत खराब है। कोरोना वायरस के लिए कुख्यात हो चुके चीन पर अमेरिका ने ऐसा शिकंजा कसा है जिससे ड्रैगन के घमंड का किला ढहता जा रहा है। चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका में ट्रंप को और भी शक्ति मिल गई है। अमेरिकी सीनेट में चीन पर प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। इस बिल में चीन के ऐसे अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो हांगकांग की स्वायत्तता के दुश्मन रहे हैं। चीन पर इस चोट का असर बहुत गहरा होगा। सीसीपी के अधिकारियों के लिए वीजा प्रतिबंध का ऐलान करके शी जिनपिंग के मुंह पर ट्रंप ने तमाचा मारा है। अमेरिका ने बता दिया है कि बददिमाग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए उसके देश में कोई जगह नहीं है। हांगकांग में मानवाधिकार के उल्लंघन और स्वतंत्रता की बुनियादी अधिकारों के हनन के मामले में चीन पर अमेरिका का हंटर चला है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, मैं मौजूदा और पूर्व सीसीपी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंधों की घोषणा कर रहा हूं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 1984 में चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र या मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के परिवार वाले भी इस पाबंदी के दायरे में आ सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनाव गहराता जा रहा है। हांगकांग में बुनियादी अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने चीन पर वीजा पाबंदी का दांव चला है। अमेरिका के इस कदम से चीन न सिर्फ बिलबिलाया है बल्कि गीदड़ भभकियां दे रहा है। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन बिलबिला गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में एंट्री पर बैन लगने के फैसले को गलत ठहरा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मजबूत कदम उठाने की कसम खा रहा है। अमेरिका में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, चीन अमेरिका से अपील करता है कि वो अपनी गलतियों को तुरंत सुधारने, निर्णय को वापस लेने
और चीन के घरेलू मामलों में दखल देना बंद करे। चीन सुरक्षा और विकास हितों को बनाए रखने के लिए मजबूत कदम उठाता रहेगा। कोरोना वायरस फैलाने की वजह से बदनाम चीन की किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार हो रही है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख एलएसी पर हिंसा के बाद धोखेबाज चीन को अब यूएन के मंच पर भी आईना दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों की आजादी का हनन चिंता का विषय है। वहीं अमेरिका के शिकागो में चीन कॉन्सुलेट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन अमेरिकियों की नौकरियां ले रहा है, भारत, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम के साथ दादागिरी कर रहा है। चीन के खिलाफ यह गुस्सा पूरी दुनिया में है। उसकी विस्तारवादी नीति ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अमेरिका के साथ कई मुद्दों को लेकर उसका तनाव है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही कोरोना की वजह से अमेरिका में ही हुई है और ये सिलसिला अब भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से भी अमेरिका आग बबूला है। तल्खी की आंच दोनों मुल्कों के कारोबार में भी देखने को मिल रही है। जब चीन ने अमेरिकी पत्रकारों को देश से बाहर किया तो अमेरिका ने भी चीनी पत्रकारों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया। हांगकांग को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव है। वहीं अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने H-1B सहित कई रोजगार वीजाओं को निलंबित कर दिया है, जिससे चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत को लेकर भी अमेरिका ने चीन को चेतावनी दे रखी है। साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी हद में रहे, लेकिन चीन किसी बिगड़ैल से कम नहीं। इसी बिगड़ैल चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर रखी है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आप कह सकते हैं कि मौजूदा समय में चीन पर पूरी दुनिया चढ़ाई कर रही है। चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है, मगर हमारे देश की सियासत अब चीन के फंड पर आकर अटक गई है। कांग्रेस की तरफ से सीमा पर तनाव को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर बीजेपी ने चंदे वाली घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से कांग्रेस के चीन वाले चंदे को लेकर 10 सवाल किए। जवाब में कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रही है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव ने देश की सियासत का पारा गर्म कर रखा है। चीन को लेकर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस के सवालों की बौछार के बीच बीजेपी का कांग्रेस को फंड के फंडे में घेरने का सिलसिला जारी है। आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी देना चाहता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के चंदे को लेकर यूपीए को कटघरे में खड़ा कर दिया। नड्डा के आरोपों का अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जवाब दिया है। आरजीएफ को 15 साल पहले मिले चंदे का मोदी सरकार के तहत 2020 में चीन के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने से क्या लेना देना है? मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा और पूर्व की यथास्थिति बहाल करेगा? नड्डा जी, वास्तविकता के धरातल पर आइए, अर्धसत्य वाले अतीत में मत रहिए। कृपया भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जितनी शिद्दत से कांग्रेस या विपक्ष को डेमोनाइज और डिनाइग्रेट करने में लगे हुए हैं नड्डा साहब या पूरी की पूरी बीजेपी, अगर उतनी शिद्दत, पैशन और कमिटमेंट के साथ सरहद के सवालों को हल करने में लगाया होता, डिप्लोमेसी को ट्रायल बैलून से निकाला होता, तो मुल्क अपने आप को महफूज समझता।
विदेश से कई पार्टियों ने पैसे लिए हैं। ऐसे में ये कोई नहीं कह सकता कि वो दूध का धुला हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी राजदूत की तरफ से दान में जो पैसे मिले उसका खुलासा करने से क्या चीन अपनी सेना वापस ले लेगा? चीन पीछे हट गया है और तनाव कम हो गया है। अब इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उधर कांग्रेस चीन की सीमा को लेकर सरकार पर लगातार सवालों के बम दाग रही है। आपका खिलाफ जो है, जो ओपोनेंट है, उसको आप गुमराह करो झूठ बोल के, ताकि उसको लगे कि आप तो बात कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी हिफाजत कर रहे। फंड के चीनी फंडे को लेकर खींचतान का दौर जारी है। कांग्रेस सरकार पर चीन सीमा के तनाव को लेकर सवाल कर रही है, तो मोदी सरकार कांग्रेस को चीन से लिए हुए फंडे को लेकर घेर रही है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ चीन को लेकर सियासी रण जारी है, तो वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में टिड्डियों का भयानक अटैक हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी टिड्डियों का दल आधमका है। जो टिड्डी दल यहां पहुंचा है उसमें टिड्डियों की संख्या करीब 60 लाख बताई जा रही है। आकाश में उड़ने पर इनकी लंबाई करीब 10 किलोमीटर है और चौड़ाई 6 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इतनी भारी संख्या में टिड्डियों के आने से पूरे दिल्ली एनसीआर में अलग तरह की दहशत है। अब किसानों को जागरूक करके उनकी फसलों को बचाने के लिए तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं। खबरदार हो जाए वो किसान जो अपनी फसल को प्यार करता है अपने बच्चे जैसा, जिसके पसीने से महकती है खेत की मिट्टी, जो लहू से सींचता है अपनी फसलें, एक एक दमड़ी को जोड़ने के लिए जो अपनी चमड़ी दांव पर लगा देता है, उसके सपनों को चर जाने के लिए कीटों का झुंड आया है। दिल्ली में घुस आया है टिड्डी दल। छतरपुर में आकाश पर टिड्डियों ने घेरा बना लिया है। दिल्ली में लाखों टिड्डियों ने अटैक किया है। दिल्ली में टिड्डी दल के प्रवेश ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तुरंत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आपात बैठक बुलाई और टिड्डियों से बचने की योजना बनाई। अभी जो टुकड़ी जो आई है वो छोटी टुकड़ी है, तो पूरी स्थितियों को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और साउथ दिल्ली और वेस्ट को हमने हाई अलर्ट पे रख दिया है कि अगर किसी तरह का अगर मूव होता है, क्योंकि अभी हवाओं का जो रुख है वो साउथ की तरफ जा रहा है, तो अगर हवा में कोई चेंज होता है तो शायद दिल्ली की तरफ उनका रुख बदल सकता है। इसलिए पूरी स्थितियों को मॉनिटर किया जा रहा है। इधर हरियाणा में कई जिलों में टिड्डियों ने आफत मचा दी है। तस्वीरें दी। यहाँ उम्र मत देखिए कि बच्चा है, जवान है या बूढ़ा, ये भी मत देखिए कि बच्ची है या महिला, सिर्फ ये देखिए कि सब टीन बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस नई मुसीबत को खदेड़ सके। फरीदाबाद में मुनादी कराई जा रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में टिड्डी दल घुसा तो लोगों में दहशत मच गई। लाखों की तादाद में टिड्डियों के झुंड ने हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह 11 बजे के आसपास अचानक से ही हमला बोल दिया। कई इलाकों के अंदर टिड्डियों के लाखों टिड्डियों का जो झुंड था वो दिखाई दिया और उसके बाद 11 से लेकर के अगर 12 बजे के आसपास इसी पहाड़ी इलाके से होता हुआ वो फरीदाबाद के अंदर एंटर करा, जहाँ पर सेक्टर 28, 29 और 30 के अंदर लोग अपने घरों से बाहर निकले, तालियां बजाने लगे, शोर मचाया और टिड्डियों का झुंड जो है वो आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आया। इसके चलते प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया गया, क्योंकि ये जो तमाम इलाके हैं ये इलाके दिल्ली से सटे हुए, ऐसे में दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट जो है वो इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो जारी किया गया है। सोनीपत में भी किसानों को जागरूक करने के लिए मुनादी कराई जा रही है कि टिड्डियों को भगाने और उनसे बचने का जतन कीजिए। प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने के हर प्रकार के बंदोबस्त पूरे कर रखे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री खुद मौके का जायजा ले रहे हैं। योजनाएं बनाई जा रही हैं कि टिड्डियों से किसानों की फसलों को कैसे बचाया जाए। ख्वाब समझकर जिस फसल को पाल रहे थे दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के किसान,
उनके अरमान को खा जाने के लिए टूट पड़ा है टिड्डी दल। कहने के लिए तो ये सिर्फ एक कीट है और फसल खाता है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। असली बात ये है कि यही टिड्डी किसान के उन ख्वाबों को खा जाता है जो उसने देखे हैं फसल को बेचकर लिया हुआ कर्ज चुकाने का। ये टिड्डी दल खा रहे हैं किसानों की खुशियां। करोड़ों की तादाद में टिड्डियां आप देख सकते हैं किस तरह से श्री गंगानगर के इलाकों में कहर के तरह बरपी हैं और यहाँ पे खेत के खेत नष्ट कर देती हैं ये टिड्डियां, जो कि पाकिस्तान से आती हैं और करोड़ों अरबों की तादाद में जब पहुंचकर अलग अलग खेतों पर बैठती हैं तो महज आधे घंटे के अंदर ये खेतों को तबाह कर देती हैं। लेकिन अफसोस, किसानों की इन समस्याओं का इलाज किसी के पास नहीं है। वो खुद टीन बजाता है और अपने सपने को बचाता है। जयपुर के 20 जिले टिड्डियों से परेशान हैं। वो क्या रहा है कि ये स्पोर्ट जब भारत के अंदर घुसता है तो स्वार्म बहुत बड़ा होता है। इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वो स्वार्म में करोड़ों करोड़ टिड्डियां होती है और जो चलती है। इस समय जो जहां तक नुकसान की बात कर रहे हैं, इस टाइम चूंकि रबी की फसलें कट चुकी है और खरीफ की फसलें खड़ी नहीं है, तो इनको ज्यादा खाने को भी कुछ नहीं मिलता। और ये जब नया स्वार्म होती है, नई टिड्डियां होती है, तो इसमें क्या है, इनका वजन कम होता है, इसलिए ये पेड़ों के ऊपर बैठती है। अपने प्रॉब्लम ये क्या है कि इसको नियंत्रण करने में कठिनाई इस बात की होती है कि अपने पास में ऐसा कोई स्प्रे उपकरण नहीं है जिसको 50 फीट ऊंची पेड़ के ऊपर नियंत्रण किया जाए। उत्तर प्रदेश के बस्ती, देवरिया और मऊ में भी टिड्डी दल पहुंच रहा है। किसानों की फसल खा रहा है और लोगों को दहशत में डाल रहा है। हिंदुस्तान में ये मुसीबत पाकिस्तान से होकर आई है। जानकार बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने कोशिश की होती तो देश में संकट इतना नहीं गहराता। कोरोना के भयानक संकट के बीच अब टिड्डियों ने दहशत मचा रखी है। गुरुग्राम से सुशांत और नीरज वशिष्ठ, फरीदाबाद से सचिन गौड़, नोएडा से तंसीम हैदर और दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अफ्रीकी देशों में कहर बरपाने वाले टिड्डी अब हिंदुस्तान में तबाही मचा रहे हैं। हिंदुस्तान के कई राज्यों में टिड्डियों का भयानक आतंक है। शहर दर शहर टिड्डियों के आतंक से लोग दहशत में हैं, क्योंकि टिड्डे किसानों की फसल को पलक झपकते ही चट कर जाते हैं। आपको बताते हैं कि भारत में इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियों का आतंक कैसे बरपा। टिड्डियों ने सबसे पहले अफ्रीकी देशों में आतंक मचाया। अफ्रीका से टिड्डी दल भारत की ओर निकला। इधर बलूचिस्तान से भी टिड्डियों का एक दल भारत की ओर आया। अफगानिस्तान से भी टिड्डी दल ने भारत की ओर रुख किया और पाकिस्तान में भी कहर बरपाने के बाद टिड्डी दल भारत की ओर आया। इन देशों से आए टिड्डी दल फिलहाल भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। ये टिड्डी दल किसानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं और सबसे बड़ी चुनौती भी। टिड्डी दल कहने के लिए तो सिर्फ एक कीट है, मगर इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। एक टिड्डी का वजन 2 से 3 ग्राम होता है। अपने वजन के बराबर खाना टिड्डी रोज खाते हैं। 10 हाथी, 25 ऊंट या 2500 आदमी जितना खाना रोज खा सकते हैं, टिड्डियों का एक दल उतना खाना खा सकता है। टिड्डी सिर्फ पौधे और घास खाते हैं, इंसानों को काटते नहीं हैं। हवा के डायरेक्शन के हिसाब से टिड्डियों का दल चलता है। टिड्डियों को आमतौर पर एकांत पसंद है और ये अकेले रहते हैं। टिड्डी के नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन हार्मोन पैदा होने से ये एक दूसरे के संपर्क में आकर दल बनाते हैं। एक टिड्डी एक दिन में करीब 200 किलोमीटर उड़ सकती है। टिड्डा कीट का जीवन काल करीब 3 महीने का होता है। टिड्डी कीट एशिया, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादातर पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में टिड्डियों की केवल 6 जातियां पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टिड्डी दल ने जिस तरह का अटैक इस बार किया है, ऐसा अटैक कई वर्षों के बाद हुआ है। भारत में 1993 में टिड्डियों ने ऐसा ही हमला किया था, जिसके बाद 2005 में भी टिड्डियों ने भारत में धावा बोला था। 2018-19 में भी टिड्डियों ने हमला किया था, मगर इतनी बड़ी संख्या उनकी नहीं थी। एक तरफ टिड्डी दल ने आपने देखा कैसे चिंता हमारी बढ़ाकर रखी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है।
रोज के रोज जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे लोगों के भीतर कोरोना का खौफ भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब कोरोना के मामले 5 लाख के पार हैं और देश में हर रोज 18,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में तो स्थिति भयानक होती जा रही है। बावजूद इसके दिल्ली में कोरोना कोविड सेंटर का क्रेडिट लेने की सियासी होड़ लगी हुई है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बढ़ रही है लोगों के दिलों में दहशत। पूरे देश में कोरोना ने प्रलय जैसी स्थिति ला दी है। मौजूदा आंकड़ा न सिर्फ परेशान करने वाला है, बल्कि खौफ से भर देने वाला भी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,552 संक्रमित मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 384 लोगों ने दम तोड़ा है। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,08,953 हो गया है। देश में कोरोना से अब तक 15,685 लोगों ने दम तोड़ा है। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,52,000 के पार है। दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में 24 घंटे में 2,948 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 66 संक्रमितों ने दम तोड़ा। दिल्ली के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 80,188 हो गया है। दिल्ली में संक्रमण से अब तक 2,558 लोग दम तोड़ चुके हैं। मतलब यह है कि देश की राजधानी कोरोना के गहरे गिरफ्त में है। बावजूद इसके कोरोना कोविड सेंटर को लेकर दिल्ली में जोरदार सियासत चल रही है। देखिए, ये राधा सत्संग स्वामी भवन है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ने राधा स्वामी सत्संग भवन में बने इस अस्थायी अस्पताल की औपचारिक शुरुआत कर दी, जिसे सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है। लेकिन सियासी पेच ऐसा फंसा कि शुरुआत के कार्यक्रम को उद्घाटन के बजाय निरीक्षण का नाम दे दिया गया। दिल्ली में कोरोना इंतजामों को लेकर निशाने पर आई केजरीवाल सरकार इस अस्पताल के जरिए वाहवाही लूटने का ख्वाब बुन रही थी, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम में अमित शाह के आने की खबर से चूर होते सपनों की छनछनाहट आप सांसद संजय सिंह के ट्वीट में सुनाई दी। सुना है दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का गृह मंत्री अमित शाह चोरी चोरी चुपके उद्घाटन करने आ रहे हैं। बीजेपी कोरोना से लड़ रही है या फिर अरविंद केजरीवाल से? आम आदमी पार्टी के इस हमले से बीजेपी तिलमिला गई। नहले पर जवाबी दहला मारने के लिए सांसद गौतम गंभीर आगे आए। संजय जी, आपके इस ट्वीट के बाद मैंने स्वयं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से इस विषय पर बात की। उन्होंने बताया कि उद्घाटन करने नहीं, निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया है। आपकी केजरीवाल जी से बात नहीं होती या अकेले जाकर क्रेडिट लेने का मन बनाया था? सियासत पहले भी हुई, आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये अस्पताल वाकई में बड़ा प्रयास है। इसकी खूबियां भी देख लीजिए। कार्डबोर्ड का बेड हालांकि यहाँ पे बनाया गया है, जो कि काफी हल्का देखने में लगता है। इसी के साथ हर बेड पे रेलवे की चादर यहाँ पे लगाई गई है। इसी के साथ शौचालय और पानी की भरपूर व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आईटीबीपी के जवानों के हाथ में यहाँ की पूरी देखरेख होगी। डॉक्टर्स, नर्सेस इन्हीं के लगाए गए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि जब से कोरोना भारत में दस्तक दिया है, तभी से आईटीबीपी के जवान काफी सारे क्वारंटीन सेंटर को मैनेज कर रहे थे। इसके बाद से यहाँ का भी जिम्मा इनके हाथ में है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कूलर्स लगाए गए हैं, जो ये पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे हों, उनको गर्मी के वक्त में ऐसे तरीके से निजात दिलाई जा सके। दिल्ली के अस्पताल में कोरोना मरीजों की दुर्दशा और बेड न मिलने के चलते कुछ मरीजों की मौत की खबरें अभी भी लोगों के जहन में हैं। इसलिए जरूरत है मिलकर कोरोना को परास्त करने की। दिल्ली से निखिल लखवानी के साथ आज तक ब्यूरो। जब देश के सामने चुनौती बड़ी हो तो आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि दुश्मन से लड़ना है। नेताओं को और हर एक को इस बात को समझना होगा। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के बाकी हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।